अच्छा, आज हमने टॉपिक करना है नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकली भी हम करेंगे और साथ में इसका प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि अगर हमें टेबल दिया गया हो और उसकी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स हमने बनानी हो तो वो कैसे बनेंगी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका जो सारा प्रोसेस है वो थ्योरेटिकली लिखें, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएं तो ये टॉपिक बस इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन जो है ना, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन। नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर डाटा को जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन इसकी करते हैं डाटा की, वो क्यों करते हैं। अब ये हम करते हैं टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशन से यहाँ पे मुराद टेबल है, तो हम किसी भी एक टेबल के अंदर से रिडंडेंसी को अगर ख़त्म करेंगे। अब रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी हमारे पास होती है डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है ना वो हम ख़त्म करेंगे, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म करने के लिए हम जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो यूज़ करेंगे। अब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जैसे ही हमारे टेबल में से ख़त्म होगी तो उसमें से जो है ना वो इनकन्सिस्टेंसीज़ या और दूसरी जो एनामलीज़ होंगी वो भी जो है ना वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अंदर इंसर्शन, अपडेट या फिर डिलीशन की जो एनामलीज़ होंगी वो सारी की सारी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब नॉर्मलाइजेशन में जब हम ये रिडंडेंसी जो है ना वो ख़त्म करते हैं ना, तो रिडंडेंसी ख़त्म करने के लिए हम एक बड़े टेबल को जो है ना वो स्मॉलर टेबल्स के अंदर जो है ना हम कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलर रिलेशंस के अंदर जो है ना इसको हम जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे पास है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF है, बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इनके अंदर जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हैं ये तीन, फर्स्ट वाली। और किसी भी डाटाबेस के अंदर जो है ना हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन की जो टाइप्स हैं उनमें से एटलीस्ट ये जो थर्ड फॉर्म है ना, यहाँ तक हमारे पास जो है ना अचीवमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक होनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट हमारे पास ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, ये इस थर्ड केस की ही जो है ना ये हमारे पास जो है ना स्पेशल फॉर्म्स हैं या उसके जो है ना उसके स्पेशल केसेस हैं। तो कोई भी टेबल जो है ना वो एटलीस्ट जो है ना वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लाजमी होना चाहिए। अब ये फॉर्म्स होती क्या हैं, इनको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें जो है ना वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिपेंडेंसीज को, कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग द डिपेंडेंसीज ऑफ अ गिवन रिलेशन। किसी भी टेबल के अंदर जो डिपेंडेंसीज होंगी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। डिपेंडेंसीज क्या है कि हमारा एक टेबल, उसके अंदर अगर कोई प्राइमरी की है तो उस प्राइमरी की के ऊपर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, ये हमारे पास होगी डिपेंडेंसी। और इन डिपेंडेंसीज को जो है ना वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उस टेबल को प्रोग्रेसिवली जो है ना ब्रेकअप करेंगे छोटे टेबल्स के अंदर में। और जब हम डिपेंडेंसीज को फाइंड करके हम टेबल को छोटे टेबल्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा जो प्रोसेस होगा उसमें डाटा ऑर्गेनाइज भी होगा, रिडंडेंसी जो है वो भी रिमूव हो जाएगी और नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी अचीव हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंस। फंक्शनल डिपेंडेंस की डेफिनेशन ये है, एट्रीब्यूट बी इज़ फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए इफ़ ईच वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिन्स वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ बी। अब इससे क्या मुराद है, यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की है ना, ये बेसिकली उसी की डेफिनेशन है कि कोई एक एट्रीब्यूट अगर हमारी किसी दूसरे एट्रीब्यूट को जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ना, तो उन दोनों के बीच में जो है ना वो फंक्शनल डिपेंडेंस है। तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट प्राइमरी की होगा ना, जिससे हम वैल्यू को डिटर्मिन कर रहे हैं, उसको हम अंडरलाइन करेंगे और उससे एक एरो निकाल के दूसरे एट्रीब्यूट पे जो है ना हम पॉइंट करेंगे या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पे पॉइंट करेंगे जिनको हम उससे जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना फंक्शनल डिपेंडेंस को शो करने का ये तरीका है। प्राइमरी की लिखेंगे, प्राइमरी की के नीचे जो है ना हम उसको अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद जो है ना हम आगे वो वाला एट्रीब्यूट जो उससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है उसका हम नाम लिखेंगे। इसमें वो वाला एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की है वो डिटर्मिनेंट है, और जो हम जिसको हम जो है ना आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूनिकली, वो हमारा होगा डिपेंडेंट।
अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होगी? अ पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन विच द डिटर्मिनेंट इज ओनली पार्ट ऑफ प्राइमरी की। सपोज कर लें हमारे पास टेबल के अंदर दो प्राइमरी कीज हैं, दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ प्राइमरी कीज हैं, यानी कंपोजिट प्राइमरी की है हमारे पास। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट अगर पार्ट ऑफ प्राइमरी की हों तो वो हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की होती है। अब अगर उस कंपोजिट प्राइमरी की का कोई एक एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर देता है यूनिकली, तो इट मीन्स कि वो एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। ये होती क्या है, ये आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वीडियो में, जब हम टेबल को लेके उसमें से जो है ना ये पार्शियल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लें, इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है कि अगर पार्शियल डिपेंडेंसी तब एग्जिस्ट करेगी फंक्शनल डिपेंडेंस के अंदर जब हमारा जो डिटर्मिनेंट है ना, यानी जो प्राइमरी की है, और वो किसी ऐसे एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रही है जो टेबल के अंदर मौजूद है, और जो एट्रीब्यूट उसको उस वैल्यू या एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा है वो प्राइमरी की का एक पार्ट है, कंप्लीट प्राइमरी की नहीं है, यानी कंपोजिट प्राइमरी की का कोई एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास, आप ये सपोज कर लो कि जैसे तीन लोग हैं, मैं बोलता हूँ कि जो पहले बंदे का कद है वो दूसरे के बराबर है और दूसरे का बराबर है तीसरे के, तो इसका क्या मतलब है कि पहले का और तीसरे का भी आपस में बराबर है, तो ये ट्रांजिटिविटी होती है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या होगा कि हमारा जो x है वो डिटरमिन करता है y को, y डिटरमिन करता है z को, तो इट मीन्स के जो x है वो डिटरमिन करता है z को। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। अब इसको अगर हम टेबल्स या प्राइमरी कीज़ के लिहाज से देखें तो क्या होगा कि प्राइमरी की जो है ना वो हमारे एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम को जो है वो आइडेंटिफाई करती है, और वो कॉलम या एट्रीब्यूट जो है ना आगे किसी और कॉलम या एट्रीब्यूट को जो है ना आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। अब नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं उनको जो है ना हम समझ लेते हैं। डिपेंडेंसीज के बाद अब हम आ जाएंगे नॉर्मल फॉर्म्स के ऊपर। अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ना ये पहले एक टेबल है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जब हमने कन्वर्जन करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो टेबल दिया गया हो ना उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर रिपीटेड रोज़ या रिपीटेड ग्रुप्स हों। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट नम, वो है 15, प्रोजेक्ट नेम है एवरग्रीन, और इसके लिए आगे जो है ना वो 3 रोज़ आ रही हैं, तो इसके लिए रिपीटेड रोज़ आ रही हैं 3, तो ये इनको रिपीटेड ग्रुप्स या इनको रिपीटेड रोज़ बोलते हैं। अगर टेबल इस फॉर्म में दिया गया होगा ना तो इट मीन्स कि हमने इस टेबल को जो है ना अब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रिपीटेड रोज़ या रिपीटेड ग्रुप्स को इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, फर्स्ट स्टेप होगा वो इन रिपीटेड रोज़ को जो है हमने वो रिमूव करना है। ये जो ऊपर हमें दी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं है लेकिन ये रोज़ रिपीट हो रही हैं इस इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, कि ये जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास रोज़ हैं इनके अंदर भी यही वैल्यूज़ थी, तो उनको हमने दोबारा से लिखा नहीं, तो ये हमारे पास आ गए रिपीटेड ग्रुप्स आ गए। अब इन रिपीटेड ग्रुप्स को जो है ना हमने स्टेप 1 में एलिमिनेट करना है। जब स्टेप 1 में इनको एलिमिनेट करेंगे तो अब हमारा टेबल कुछ यूँ नज़र आएगा। अब इस टेबल में हमारे पास जहाँ जहाँ पे ये हमारी जो रिपीटेड वैल्यू जो मिस थी इसको हमने जो है ना उसको भी राइट डाउन कर दिया। अब हमारा टेबल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर चुका है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जब टेबल अचीव कर लेगा ना, सिंपल बस एक काम ही करना है इसमें, फिर जो रिपीटेड ग्रुप्स हैं उनके लिए हमने जो उनकी वो वैल्यूज़ जो लिखी हुई नहीं है वो वैल्यूज़ हमने वो रिपीट करके लिख देनी है, तो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव होगी। अगर हमें टेबल ऑलरेडी इसी फॉर्म के अंदर दिया गया हुआ है, कोई भी रिपीटेड ग्रुप नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। देन हमने उसकी जो उसको जब टेबल को उसको नॉर्मलाइजेशन उसकी करनी है तो उसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये तो ऑलरेडी हमें दिया होगा। नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने इस टेबल में से जो है ना उसकी प्राइमरी कीज़ जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है, यानी जो स्टेप 2 होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का उसमें हमने ये करना है कि इसकी जो प्राइमरी कीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट नाम है ये प्राइमरी की बन सकता है क्योंकि ये हमें प्रोजेक्ट नेम जो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे रहा है। दूसरा हमारे पास जो है ना EMP नम जो है हमें एम्प्लॉय का नेम और उस एम्प्लॉय की जॉब कौन सी होगी, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये हमें ये आइडेंटिफाई करके देता है। अब उसकी जो जॉब क्लास है हमारे पास, अगर वो इंजीनियर है
तो वो 85.5 जो है ना उसके वो पर आवर जो है ना वो चार्ज करता है। अगर वो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है तो वो 10.5 कर रहा है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो जो इलेक्ट्रिशियन जहाँ पे भी है वो 10.5 कर रहा है, डिज़ाइनर जहाँ पे भी है वो 35 कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो जॉब क्लास है ये चार्ज आर को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो अगर ई एम पी नम से हम इसको कर सकते हैं तो इसको भी फिर हम कर सकते हैं। तो ये दोनों किस पे डिपेंडेंट होंगे, फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक किस्म बन रही है कि ये तीनों कॉलम्स किस पे डिपेंड करेंगे, ई एम पी नम के पे करेंगे। अब अगर आप ये आर आर बिल्ड जो है ना ये देखो ना कि उसने कितना बिल जो है वो चार्ज किया है किसी भी एम्प्लॉय ने किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना तो अगर हम सिर्फ ई एम पी नम पे इसको देखना चाहें, ई एम पी नम के अंदर 105 और 105 जो है ना वो दोनों दफ़ा यूनिक वैल्यू जो है ना वो नहीं कर रहा बल्कि रिडंडेंट वैल्यू है। एक दफ़ा उसने 35.7 किया है, फिर 105 ने एक दफ़ा जो है ना वो 23.2 किया। तो सिर्फ ई एम पी नम से हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम साथ में प्रोजेक्ट नम करें, जब 105 प्रोजेक्ट जो है 15 के अंदर था तो तब उसने 35.7 जो है ना वो अचीव किया। जब 105 18 प्रोजेक्ट के अंदर था तो तब उसने 23.2 किया। तो इट मीन्स कि ये जो आर्ट बिल है ये एक हमारी प्राइमरी की बजाय दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला एट्रीब्यूट वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये वाले तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिर्फ ई एम पी नम पे कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट नेम अकेला वो हमारा जो है वो प्रोजेक्ट नाम पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनको हम जो है ना वो नोट डाउन भी कर लेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि स्टेप 2 के अंदर हमने जो प्राइमरी कीज़ हैं वो आइडेंटिफाई की। तो प्राइमरी कीज़ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक प्रोजेक्ट नाम है और दूसरी है ई एम पी नाम। तो ये हमारे पास एक कंपोजिट प्राइमरी की बन रही है टेबल के अंदर। अब हमने उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई की हैं वो लिख लेंगे। प्रोजेक्ट नेम डिपेंड कर रहा था प्रोजेक्ट नाम पे, ई एम पी नेम, जॉब क्लास और चार्ज आर ये डिपेंड कर रहे थे ई एम पी नाम के ऊपर, और आर्ट बिल जो है ये डिपेंड कर रहा था दोनों के ऊपर। अब फुली फंक्शनल डिपेंडेंट इनमें वो होगा जो कंपोजिट प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जैसे आर्ट बिल जो है वो दोनों प्राइमरी कीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फुली फंक्शनल है। और जो कोई अकेली अकेली पे डिपेंड कर रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट नेम सिर्फ प्रोजेक्ट नाम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब जो पार्शियल डिपेंडेंसी की जो डेफिनेशन थी कि जब एट्रीब्यूट जो है ना वो किसी पार्ट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। अब हमारी प्राइमरी की जो है वो हमने क्या आइडेंटिफाई की थी कि वो प्रोजेक्ट नाम और ई एम पी नाम इन दोनों का ये कंपोजिट प्राइमरी की है। लेकिन हमारे पास जो प्रोजेक्ट नेम है वो सिर्फ पार्ट ऑफ प्राइमरी की यानी सिर्फ उसके एक पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब हमारा जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ना उसका सारा काम कंप्लीट हो गया। रिपीटेड रोज फर्स्ट स्टेप में उसके ख़त्म किए, सेकंड स्टेप में उसकी प्राइमरी कीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई की, थर्ड स्टेप के अंदर उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो नोट डाउन की। जब ये हम कर लेंगे देन हम ऑल सेट हैं कि हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे मूव कर जाएं। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव्ड हो वो हमने कर लिया, रिपीटेड रोज खत्म कर ली। आइडेंटिफाई कर लें हम डिपेंडेंसीज को, तो वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई हैं। अब हमने इसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने नए टेबल बनाने हैं टू एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए हम नए टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट नाम और प्रोजेक्ट नेम जो एक पार्शियल डिपेंडेंसी थी उसका एक अलग टेबल बना लेंगे। दूसरा टेबल हम बना लेंगे वो वाला जो फुली फंक्शनल था जिसके अंदर दोनों प्राइमरी कीज़ थी। तीसरा एक टेबल बना लेंगे ई एम पी नम का जिसके ऊपर तीन एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे थे। अब एक की बजाय हमारे पास तीन टेबल आ गए और इन तीनों टेबल के डिफरेंट नेम्स भी हम लिख लेंगे। तो ये जो हमारे पास तीन डिपेंडेंसीज थी ये वाली और ये वाली, इन तीनों के हमने जो है ना वो अलग से टेबल बना लेने हैं। अब जब हमारे पास ये तीनों टेबल बन जाएंगे ना तो अब ये तीनों के तीनों टेबल जो हैं वो फुली फंक्शनल होंगे। जब तक ये टेबल्स तीनों इकट्ठे थे तो इनके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद थी। जैसे ये तीनों टेबल अलग अलग बन गए तो ये हमारे जो है फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। अब जब ये फुली फंक्शनल है तो अब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है ना वो हमने करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या था कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट ऐसा जो टेबल का पार्ट है लेकिन वो प्राइमरी की नहीं है,
वो किसी दूसरे ऐसे एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा है जो प्राइमरी की नहीं है। इसकी एक मिनट, इसकी मिसाल जो है ना वो इन दोनों के बीच में है कि जो EMP num है वो हमारा आइडेंटिफाई करता है जॉब क्लास को, और जॉब क्लास जो है ये आगे आइडेंटिफाई करता है चार जार को। तो ये जॉब क्लास क्योंकि खुद प्राइमरी की नहीं है यानी नॉन की एट्रीब्यूट है, और ये आइडेंटिफाई कर रहा है एक नॉन की एट्रीब्यूट को, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ये हमें कैसे पता चला ये उसको आइडेंटिफाई कर रहा है? क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आ रहा है ना उसके लिए रिडंडेंट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू, वो सिर्फ एक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है। जहाँ जहाँ पे डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर भी सिर्फ एक वैल्यू को ही जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रहा है। डिज़ाइनर के लिए हमेशा 35 आ रहा है, डिज़ाइनर के लिए कोई रिडंडेंट वैल्यू या फिर कोई न्यू वैल्यू नहीं हर दफ़ा आ रही कि एक दफ़ा डिज़ाइनर के लिए जो है वो 35 है, दूसरी दफ़ा डिज़ाइनर के लिए जो है वो सपोज कर लें अगर 20 आ जाता तो इट मीन्स कि फिर इनके दरमियान में वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी थी। अब जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, अब हम ऑल सेट हैं कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ना उसको अचीव करें। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि एक तो ये कि हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो चुकी हो, यानी हमने सेपरेट टेबल्स बना लिए हों। दूसरा ये कि हमने जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो आइडेंटिफाई कर ली हो, और वो हमने जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने इसके अंदर जो है ना करना क्या है कि जो हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई की थी उसका एक सेपरेट से टेबल बना देंगे। अब हमारी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी वो थी जॉब क्लास और चार जार की, तो ये एक अलग से टेबल बन गया। इसमें जॉब क्लास जो है हमारा प्राइमरी की बन गया, और जो एम्प्लॉय वाला टेबल था उसमें से हमने जो चार जार था ना जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के अंदर जो है वो जॉब क्लास पे डिपेंड कर रहा था, उसको बीच में से हमने एलिमिनेट कर दिया। बिल वाला टेबल बिल्कुल सेम वैसे ही है, और जो प्रोजेक्ट वाला टेबल है वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही है।